प्रीवियस लेक्चर पे हम लोग बात कर रहे थे इन्फोसिस के केस स्टडी के बारे में, जिसमें हमने ये सीखा था कि 9,500 रुपये इन्फोसिस में किसी ने 1993 में इन्वेस्ट किए तो उसके इस समय अराउंड कितने हो गए थे उसकी अभी की इस तारीख में लगभग 16-16.5 करोड़ रुपए हो गए। 10,000 के 9,500 के 16 करोड़ और साल का लगभग कितना डिविडेंड मिलता है अप्रॉक्स? सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो है 17,92,000। ये है डेटा 2018 का। उसके बाद तो आप ये मान के चलो कि 25-30 लाख रुपए का साल का डिविडेंड आ रहा है। 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था वन टाइम, SIP नहीं थी हर महीने 10,000 लगा रहे थे। एक बार 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिया था, 16 करोड़ की वेल्थ हो गई है और साल का इस समय 25-30 लाख साल का डिविडेंड आ रहा है। मतलब डिविडेंड इतना आ रहा है कि वही नहीं पूरा खर्च होगा। ये कंपनी किसने बनाई थी? नारायण मूर्ति जी ने बनाई थी, ठीक है। उसके वन ऑफ द फाउंडर थे। हम लोग अगली कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जिसने इससे भी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है और इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वो कंपनी कौन है? कौन सी कंपनी है? इंडिया की है, MRF नहीं है। MRF का फुल फॉर्म पता है किसी को? मद्रास रबर फैक्ट्री। और कोई कंपनी जिसने इससे भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, सही नाम बताया। और कोई कंपनी? ITC है, ठीक है। और ITC ने अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है, इवन इससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है, इससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है। ITC है वो कंपनी। लेकिन हम लोग आज ITC की बात नहीं करेंगे, उससे भी ज़्यादा एक कंपनी ने वेल्थ क्रिएट करी है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि ITC ने ज़्यादा करी क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे आए हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगली कंपनी जो है वो इससे उसने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है। उसने सही आंसर दिया था, वो विप्रो है। हम लोग विप्रो के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को पता है विप्रो क्या काम करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। हाँ, FMCG में भी है। FMCG में क्या बनाती है? FMCG प्रोडक्ट्स में क्या बनाती है ये विप्रो? हाँ, बल्ब और ट्यूबलाइट आपने देखे होंगे विप्रो के। संतूर, त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है। हाँ, वो वाला संतूर साबुन भी यही बनाता है, विप्रो का ही प्रोडक्ट है वो। और आपको पता है डालडा भी यही बनाती थी। ये एक वनस्पति घी बनाने वाली कंपनी है जिसको आप, हाँ, पाम ऑयल, जिसको हम लोग इस समय IT कंपनी समझ रहे हैं। IT और सॉफ्टवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं था। बाद में इन्होंने IT का काम शुरू किया और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो कंपनी ही IT कंपनी के नाम से जाने लगी। अदरवाइज डालडा वनस्पति घी जो था वो बनाती थी विप्रो। और इस समय इसको अजीम प्रेम जी चला रहे हैं। ऋषद प्रेम जी उनके बेटे हैं। तो अजीम प्रेम जी के जो फादर थे, ये लोग पाकिस्तान में रहते थे, बंटवारे के पहले की बात है। और जब देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे इंडस्ट्री इनकी बहुत अच्छी थी, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अच्छा काम करते थे। तो अजीम प्रेम जी बाय रिलीजन मुस्लिम है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में ही रहिए और सारे मुस्लिम के लिए हमने एक अलग देश बनाया है, एक अलग मुल्क बनाया है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में रहिए। तो कहा नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें इंडिया में ही रहना है। तो वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए। तो उनका, अच्छा आप इंडिया मत जाइए, मैं आपको यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बना दूँगा। उन्होंने कहा नहीं बनना है फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो इंडिया ही आ गए। कि उनको पता था कि ऐसे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनने की ज़रूरत ही नहीं जो खुद ही समय बैंकरप्सी के कगार पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, वो उन्होंने विज़न, जो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ना, उनका विज़न बहुत ब्रॉड होता है। मुस्लिम थे, मुस्लिम मतलब रिलीजन के बेस पे एक कंट्री बनी और उस कंट्री का जो बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने खुद उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। उन्होंने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नहीं, हमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना, हमें इंडिया में ही रहना है।
तो इंडिया में ही उन्होंने वापस इंडिया में आ गए। और अजीम प्रेमजी साहब इस समय इंडिया के वर्ल्ड मतलब इंडिविजुअल में अगर हम देखें सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। मतलब उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उतना चैरिटी किया है कि टाटा ने भी नहीं किया है। देश को उन्होंने बहुत पैसा दिया है और वो एक समय देश के नंबर 1 अमीर भी थे अजीम प्रेमजी। बाद में फिर मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री आगे निकल गई तो मुकेश अंबानी वापस आ गए, तो अदरवाइज अजीम प्रेमजी थे। और उनके पास विप्रो की 74% होल्डिंग है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं किया। विप्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस से आधा है। इन्फोसिस 6.5-7 करोड़ की कंपनी है, 6.5-7 लाख करोड़ की कंपनी है। इन्फोसिस विप्रो इस समय शायद 2.5-3 लाख करोड़ की कंपनी है। अभी शेयर थोड़ा सा चला है तो 3 को क्रॉस कर गया होगा शायद मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी चेक करेंगे हम लोग अभी रिसेंट क्या चल रहा है। उससे आधे साइज की कंपनी है। तब भी कभी भी नारायण मूर्ति का नाम टॉप 10 में नहीं आया क्योंकि नारायण मूर्ति साहब ने अपनी होल्डिंग डाइल्यूट कर दी। इन्होंने कभी भी अपनी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं करी, मतलब इनका कन्विक्शन बिजनेस के लिए बहुत हाई था। अभी हम लोग ने बिल गेट्स साहब का पोर्टफोलियो देखा था, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बेच डाला, बेच के बादशाह हाथवे में चले गए, जिसकी वजह से उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ। टेंशन फ्री हो गए कि हमारा डाइवर्सिफाइड हो गया, लेकिन अगर वो अपनी कंपनी में कायम रहते तो इस समय जेफ बेजोस और एलन मस्क मिल के भी उनके बराबर नहीं आ पाते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। बादशाह हाथवे में जाने से उनको सुकून मिला होगा लेकिन वेल्थ उतनी नहीं बनी। तो अजीम प्रेमजी ने अपना कन्विक्शन रखा अपनी कंपनी के लिए और अभी भी 74% शेयर्स उन्हीं के पास है अपनी कंपनी के, मतलब उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो अब हम लोग इसका हिस्ट्री चेक करते हैं और इसने कितनी वेल्थ क्रिएट करी है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि ये डालडा यही बनाती थी, ठीक है, और ये उसी तरह से है, डालडा वनस्पति घी में उसी तरह से है जिस तरह से नूडल्स में मैगी। मतलब हम लोग अगर वनस्पति घी लेने जाना होता है तो दुकान में कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे वेजिटेबल ऑयल दे दो, हम लोग ये बोलते हैं डालडा दे दो, ठीक है। वो नाम ही बन गया, प्रोडक्ट का नाम कैटेगरी का नाम बन गया, ठीक है। जैसे एमसील, ठीक है, उसका असली नाम है इपॉक्सी कंपाउंड, एडेल उसका है, पिडिटिन का, फेविकोल प्रोडक्ट का है, फेविकोल ग्रुप का, पिडीलाइट का है, बट इपॉक्सी कंपाउंड कोई नहीं बोलता है, एमसील ही बोलते हैं। जैसे कोई नूडल नहीं बोलता है, सब लोग मैगी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसको यिप्पी भी लेना होगा तो उसको कहेगा चलो लाल वाली मैगी दे दो, ठीक है, या यिप्पी दे दो, नूडल नहीं बोलते। मतलब कैटेगरी का नाम ही बन गया। फेविकोल, फेविकोल प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी का नाम नहीं है, लेकिन वो कैटेगरी का नाम बन गया फेविकोल, ठीक है। 1981 में कंपनी का आईपीओ आया, टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़, 100 शेयर्स में 10 रुपये का था, 100 रुपये का शेयर के हिसाब से 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसमें 9.5 का था, इसमें 10 का, ठीक है। 100 रुपये का शेयर, 100 शेयर खरीदे, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। 81 में बोनस दिया कंपनी ने, 200 शेयर हो गए। 85 में फिर से बोनस दिया। 86 में स्प्लिट कर दिया, ₹100 की फेस वैल्यू से ₹10 की फेस वैल्यू पे आ गया, यानी कि 10 टाइम्स। अब देखो अभी सारे शेयर्स आते हैं 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे, और ये कंपनी का कन्विक्शन इतना हाई था, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे शेयर इशू किए थे। अब पेटीएम ने हम लोग को चूना लगाया था, 1 रुपये की फेस वैल्यू पे इशू कर दिया था। मैं सोचा 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर होगा, मैंने 1 रुपये की फेस वैल्यू पे 2100 रुपये में बिड लगा दी, पता चला वो 21,000 रुपये का शेयर था। इसी वजह से वो इतना नीचे पड़ा हुआ है अभी तक। धोखा हो गया इन्वेस्टर्स के साथ। धोखा क्या हो गया, उसमें लिखा तो था, ध्यान नहीं दिया। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर था, उसको 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कन्वर्ट किया, यानी 10 गुने शेयर हो गए, 400 के 4,000 हो गए, ठीक है। यानी कि अगर कोई 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, उसको 1 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट करेंगे तो कितने शेयर बनेंगे, एक शेयर का 10 बनेंगे। अब उसके बाद 87 में उन्होंने फिर से बोनस दिया 8,000, 89 में फिर से बोनस 16,000, 92 में फिर से बोनस 32,000, 95 में फिर से बोनस 64,000, 97 में एंड सो ऑन। 2010 तक पहुंच गया था ये 96,000 है क्या, लाख, 96 लाख।
ठीक है, इतने शेयर हो चुके हैं। अब उसके बाद 2017 में फिर से 1:1 का बोनस दिया है। अब 1,92,00,000 शेयर हो गए। ये 2017 तक है। 2017 के बाद इसने फिर से कुछ किया है कि अभी 2017 के बाद इसने कोई बोनस या स्प्लिट दिया है कि नहीं दिया है विप्रो ने। अब 192,00,000 शेयर हो गए हैं इसके, और आज का प्राइस चेक करेंगे, 510 रुपये का शेयर चल रहा है। 1:3 का दिया है, ठीक है, 3 पे 1, ठीक है, 3 पे 1। तो मैं सामने करता रहा हूँ ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे। 2,56,00,000 शेयर हो गए। एक बार हम कैलकुलेशन सामने करके दिखा देते हैं। आपने ये बताया कि 2019 में 3:1 का बोनस दिया, यानी कि जितने भी 3 पे 1, 3 शेयर के 1 शेयर, तो यानी कि 1,92,00,000 शेयर थे। 1,92,00,000 को हम डिवाइड करेंगे, यही है ना, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 64 लाख आए। अब इसमें ऐड करेंगे 1,92,00,000, ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं तो 2,56,00,000 हो गया। अब अभी आज की तारीख में इसका प्राइस चल रहा है 510 रुपये। 510 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 1,300 करोड़ है। ये 1,300 करोड़ रुपए, 1,300 समथिंग, ठीक है। तो 1,300 करोड़ हो गए 10,000 रुपये के। अभी हमने इसमें डिविडेंड कैलकुलेट नहीं किया है, अब डिविडेंड पे आएंगे। लगभग 150-200 करोड़ का डिविडेंड दे दिया इसने। नियर अबाउट 200 करोड़ का इसने खाली डिविडेंड दे दिया है एक शेयर होल्डर को। बाटा नहीं है, बाटा तो पता नहीं कितने लाख करोड़ है। एक सिंगल इन्वेस्टर को लगभग 150-200 करोड़ का रिटर्न दिया है, डिविडेंड दिया है। अब आप इससे एक चीज़ ये समझिए कि किसी एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन की कितनी पावर है, उसने कितने लोगों को कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी है। और विप्रो, मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अजीम प्रेमजी साहब ने सबसे ज़्यादा चैरिटी करी है देश के लिए। मतलब वो पैसा कमाते हैं, देश के ऊपर ही खर्च करते हैं, तो फालतू में शो ऑफ नहीं करते हैं। ये नहीं करते कि मेरे बेटे की शादी है तो सेलिब्रिटी को बुला के डांस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। वो पैसा सारा वो देश की सेवा में लगाते हैं। तो अब मैं देखिए, ये अपना इंडिविजुअल पसंद है, जो पैसा कमा रहा है उसको खर्च कैसे करना है ये वही डिसाइड करेगा। मतलब हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ और बहुत देश की सेवा करी है। उनकी पूरी फैमिली ने बहुत देश की सेवा करी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी उस समय बंटवारे के समय मुस्लिमों के इंडिया में आना और उसके बाद उनको फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफर मिलना, उसको भी निगलेक्ट कर देना, रिजेक्ट करने के बाद इंडिया आना, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब विजन कितना स्ट्रांग होगा। उन्होंने उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस देश का क्या होना है, ठीक है, तभी उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। बहुत रिस्क था इसमें, सब कुछ जा सकता था, छिन सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनको भरोसा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका 1 साल का डिविडेंड अगर कैलकुलेट करना है तो सिर्फ ये बता दो कि इस साल उसने कितना डिविडेंड दिया है। हम लोग निकाल लेते हैं, सामने ही करते हैं। सब कुछ कितना आ रहा है, 2024 में कितना दिया है, 24 में कितना दिया है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो गई। हम लोग के पास इसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही डिविडेंड आ जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। 256 करोड़ जो थे नंबर ऑफ शेयर, 2,56,00,000 शेयर थे मेरे पास, तो हर साल 2,56,00,000 रुपए का डिविडेंड दे रही है हर साल, ठीक है। 2,56,00,000 शेयर थे हमारे पास, ठीक है, तो 2,56,00,000 का डिविडेंड आ रहा है बिना कुछ करे। अब 2,56,00,000 को खर्च भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो है अभी कह रहे SIP चलानी है इसको, 2,56,00,000 का डिविडेंड मिल रहा है, बहुत लालची है। और यार जिसके पास 2,56,00,000 का डिविडेंड आ रहा है वो कह रहा है SIP चलानी है।
नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है हाँ वो 1 करोड़, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो इसको आगे बढ़ने की ललक है, स्टैग्नेंट नहीं होना है, लोगों को बैठना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये रील होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है? जो हम लोग ने 2 केस स्टडी करी विप्रो इन्फोसिस की, ये रियल है, मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई फेरी टेल्स की बात कर रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड नहीं है, ठीक है, ये रियल है। इसकी एक स्टोरी है विप्रो की। एक कोई गांव है, उस गांव में बहुत अरबपति लोग हैं उस गांव में। हुआ क्या था कि जब अजीम प्रेमजी के फादर आईपीओ लेके आ रहे थे अपनी कंपनी का, तो उनको आईपीओ में लगाने के लिए कोई निवेशक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट होता नहीं था। मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में लिटरेसी अभी इतनी कम है, 100 में से 8 लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम यूनिक फोलियो निकालेंगे तो 5 ही लोग करते हैं। 5-6% का फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है, इक्विटी पेनिट्रेशन है इंडिया में अपने। तो उस समय तो लोग जानते ही नहीं थे शेयर क्या होता है, शेयर बाजार क्या होती है, सब कुछ नहीं बताता। 80 की बात है, 1980 में। तो जब उनको पैसे चाहिए थे तो उन्होंने जा के लोगों से मांगे, कन्वेंस किया। धीरू भाई को भी यही करना पड़ा था। आईपीओ के लिए वो गांव शहर जाते थे, लोगों से मीटिंग करते थे, उनको बताते थे कि इन्वेस्ट करो। तो उसी में एक कोई मैनेजर था, वो किसी गांव में गया था, वहाँ जाके उसने लोगों से बताया, और वहाँ पे कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया उसके कहने पे, 1000 रुपये, 100 रुपये, 10,000 रुपये। तो वो शेयर गांव वाले लेके भूल गए, उनको कुछ पता ही नहीं ना, स्टॉक मार्केट पता, खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहाँ पे अब हर घर में अरबपति है शेयर, जब इसकी वैल्यूएशन निकल रही है। तो इसका एक स्टोरी है, गूगल में एक बार सर्च करके मुझे बताइएगा, ये रियल है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे इसने पूछा कि ये तो बताओ, ये तो हो गया 80 में, 90 में, 2000 में, अभी का क्या, ठीक है, कि अभी किस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि इतने ही वेल्थ क्रिएट कर ले। अभी एक रीसेंट आईपीओ का दिखाता हूँ, अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई आपको ये करना है कि कौन सा बिजनेस पिक करना है, कौन सा नहीं करना है। 50 रुपये का, 51 रुपये का मेरे पास ये पड़ा हुआ है ऑन एन एवरेज, और 175 का हाई था, 161 का चल रहा है। 88% एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं, और पी रेशियो इसका बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि कंपनी बेसिकली अभी लॉस मेकिंग है, ठीक है, अभी इसको प्रॉफिट आ नहीं रहा है थोड़ा सा। तो अभी रिसेंट थोड़ा सा ब्लिंकिट को अक्वायर करने से भी उनका बहुत घाटा चला गया, मतलब बहुत सारा कैश जो है वो उसमें बर्न हो गया। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है आप आईपीओ में लगाओ। वॉरेन बफेट कहते हैं आईपीओ में ना लगाओ। वॉरेन बफेट कहते हैं आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, मतलब 10 साल 5 साल ऐसे पुरानी जो कंपनियां हैं आप उनमें इन्वेस्ट करिए, तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। और अगर आईपीओ में लगाना ही है तो बहुत अच्छी कंपनियों के आईपीओ में लगाओ। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ आया था, ठीक है, वो अच्छा आईपीओ था। जोमेटो का आईपीओ भी एक अच्छा आईपीओ था। मामा पे बहुत हाई वैल्यूएशन पे आई है। तो इस तरह से अभी भी बहुत अच्छे आईपीओ में कोशिश करिए, ज़्यादा अवॉइड करिए। अभी आपको क्या है कि ये जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाऊँगा। जब आपको एक बार फंडामेंटल समझ में आ जाएगा फिर आप स्टॉक पिक करना सीख जाएंगे। और अभी डायरेक्ट स्टॉक पिक मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, तो मत करिएगा डायरेक्ट स्टॉक पिक। अभी के लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है। जब आप सीख जाएं, पहले ये कर ले, उसके बाद एनआईएसएम की ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी, उसके बाद फिर आप जो है पैसा फिर लगा सकते, स्टॉक पिक करिएगा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं फिर।